Hello students, this is GRV online nursing coaching portal. So today we are going to discuss about the biophysics and the topic of discussion is the nuclear physics. As the name indicates, nuclear physics. न्यूक्लियर क्या वर्ड है जो हमारे फिशन और फ्यूजन रिएक्शन को एक्सप्लेन करेगा, राइट? हमारे जो रेडियो आइसोटॉप्स हम यूज करते हैं, जो एटम्स की स्टडी है, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, उस स्टडी से रिलेटेड कौन सा वर्ड है हमारा न्यूक्लियर। और फिजिक्स का क्या मतलब है? द मैकेनिकल साइंस दैट डील्स विद द फिजिकल फैक्टर्स, जो हमारे फिजिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे लाइट है, साउंड है, उन सब से डील करेगा। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? जो एटॉमिक मॉडल है एटम्स का, ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और उन इलेक्ट्रॉन की रेडियो आइसोटॉप्स की हमारी साइंस में, नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंस है। सो द वेरी फर्स्ट इज न्यूक्लियर। सो हियर द वर्ड न्यूक्लियर क्या रिप्रेजेंट करेगा? हमारे इलेक्ट्रॉन्स को और प्रोटॉन्स को, जो रेडियो आइसोटॉप्स की स्टडी होगी। इट deals with the study of electrons, protons, as well as radio isotopes, ठीक है। तो न्यूक्लियर में सिंपल सी क्या है कि किसकी स्टडी के साथ डील करेगा? जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और रेडियो आइसोटॉप्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फिजिक्स। इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर आई मेक यू क्लियर अबाउट द मीनिंग ऑफ द फिजिक्स। के फिजिक्स क्या है? एक मैकेनिकल साइंस है जो किसके साथ डील करेगी? जो हमारे इन्वायरमेंट के फिजिकल फैक्टर्स हैं, जितने भी नॉन लिविंग एस्पेक्ट आते हैं, ठीक है, जो हमें साउंड प्रोवाइड करेगा, लाइट प्रोवाइड करेगा, वो सभी फैक्टर्स हम कहाँ पे स्टडी करेंगे? फिजिक्स में। तो फिजिक्स का क्या आएगा? इट इज अ मैकेनिकल साइंस और ब्रांच दैट deals with the study of physical factors, clear? जिसमें क्या आएगा? हमारे फिजिकल फैक्टर्स की स्टडी आएगी। फॉर एग्जाम्पल लाइट, साउंड, क्लियर? तो ओवरऑल क्या आ गया न्यूक्लियर फिजिक्स में? न्यूक्लियर फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रेडियो आइसोटॉप्स। सो नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब एटम को अगर हम नेमली या कॉमनली बात करें तो इसको एज अ यूनिवर्स लिया गया है, ठीक है। जैसे सन के सराउंडिंग जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं, तो सिमिलरली वैसे ही हमारा एटम क्या है? एक यूनिवर्स है जिसमें जो न्यूक्लियस है वो एक्ट करेगा एज अ सन, और जिसमें उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्ट करेंगे एज अ प्लैनेट, ठीक है, जो उसके अराउंड सराउंडिंग को रिवॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज एटम, क्लियर? तो एटम में मेनली क्या आता है? हमारा न्यूक्लियस, क्लियर? और नेक्स्ट इसमें जो मेन आता है वो आएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एटम को कंसीडर किया जाता है सिमिलर टू द यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स में क्या है? हमारी गैलेक्सी में क्या है? सन है, क्लियर? अब सन के सराउंडिंग क्या है? जितनी भी ऑर्बिट्स हैं उनमें सन के अराउंड कौन रिवॉल्व करेगा? हमारे प्लैनेट्स, क्लियर? तो सिमिलरली हमारा एटम है जिसमें क्या होगा? जो सेंट्रल पार्ट है हमारा, उसको किसका नाम दिया गया है? न्यूक्लियस का, क्लियर? और जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, राइट? नेक्स्ट हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो हमारे शेल्स में सराउंड करते हैं, शेल्स में ही वो घूमेंगे, क्लियर? और वो जो शेल्स हैं उनको नाम दिया जाता है एनर्जी शेल्स का। तो हमारा एक न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस में चार्ज होगा वो हमारा कौन सा होगा? पॉजिटिव चार्ज, क्लियर? अब न्यूक्लियस के अराउंड क्या है? एनर्जी शेल्स, क्लियर? इनको बोलते हैं एनर्जी शेल्स। और एनर्जी शेल्स में कौन रोटेट करेगा? हमारे इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो कैरी करेंगे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। वो नेगेटिव चार्ज कैरी क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अपने चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कैरी करते हैं? नेगेटिव चार्ज को, राइट। तो अब बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होंगे, क्लियर, अब इनको मूव करना होता है अलग शेल्स में। जब तक हमारा इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरी शेल तक मूव नहीं करेगा तब तक जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो नहीं होता। मतलब अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना है, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करना है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होना जरूरी है। सो दिस इज रिगार्डिंग द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द एटम। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे जो मॉडल्स हैं उनको फ्रेम किया गया था। तो उसमें से सबसे फर्स्ट जो हमारा जनरल मॉडल है वो कौन सा आएगा? थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। So the very first one is Thomson's atomic model। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो एटम क्या है, एक मतलब पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। मतलब एक न्यूक्लियस है जो एक सेंट्रल पार्ट पे एक्ट करेगा, जो पूरी तरह से क्या होगा? पॉजिटिविटी के साथ सराउंड होगा, ठीक है। उसके होल स्फीयर में पॉजिटिविटी ही आएगी, बट उस पॉजिटिविटी को बैलेंस करने के लिए हमें एक नेगेटिव चार्ज की जरूरत पड़ती है, क्लियर। तो वो नेगेटिव चार्ज कहाँ से आएगा? हमारा इलेक्ट्रॉन से। बट थॉमसन ने हमें सिर्फ एक सिंपल मॉडल दिया था, ठीक है। हमारी जो एनर्जी शेल्स है उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया था, ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारी एक्ट करेंगी, उसको भी इस मॉडल ने जो डिफाइन है, एक्सप्लेन है, वो नहीं किया। तो इसने सिंपल हमें क्या बताया कि थॉमसन के अकॉर्डिंग क्या था, उसने क्या कौन सा मॉडल प्रपोज किया? दैट एटम इज कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस व्हिच इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम एंड इट इज सराउंडेड बाय द पॉजिटिव चार्ज इन होल स्फीयर, क्लियर। उसके अकॉर्डिंग क्या है? अगर ये हमारा एटम है, क्लियर, तो इस सब में क्या होगा? हर तरफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट होगा और एक न्यूक्लियस इसका इन बिटवीन है जो होली सराउंडेड है विद द पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। अब इसने क्या बोला? अंदर भी पॉजिटिविटी है और बाहर भी पॉजिटिव चार्ज है। फिर इसने क्या सोचा कि अगर ये पॉजिटिविटी है हर तरफ तो अगर हमने करंट को फ्लो करवाना है, राइट, अगर हमने पॉजिटिव चार्ज को इसके न्यूट्रल करना है, क्लियर, तो इसका चार्ज न्यूट्रल कब होगा? जो पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ हमारा नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होगा। तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या किया इसने कि हमारे एटम में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है, जो इसके पॉजिटिविटी को, इसके चार्ज को क्या करेंगे? न्यूट्रल। सो द नेगेटिव चार्ज आर इलेक्ट्रॉन, क्लियर, और द पॉजिटिव वन आर प्रोटॉन्स। तो अब ये जो मॉडल था इसमें कोई हमारे पास एनर्जी शेल्स नहीं है, कोई ऑर्बिट प्रेजेंट नहीं है कि जहाँ पे पार्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट हो, क्लियर। इसीलिए इसका जो नाम था मॉडल का, उसको क्या नाम दिया गया था? थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। द अनदर नेम ऑफ दिस मॉडल इज थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। जो पुडिंग का वर्ड है वो कहाँ से लिया गया था? इस नेगेटिव चार्ज से, ठीक है, क्योंकि इसने क्या बोला था कि पॉजिटिव चार्ज तो ऑल ओवर द स्फीयर जो है वो प्रेजेंट है, बट जो नेगेटिव चार्ज है वो कहीं कहीं प्रेजेंट है, ऑल ओवर नहीं है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज का जस्ट काम क्या है कि जो हमारा एटॉमिक चार्ज है उसको न्यूट्रल करना, क्लियर। सो जो पुडिंग नेम है इस मॉडल का वो कहाँ से ड्राइव किया गया था? द इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। जो उनकी प्रेजेंस थी, जो उनका स्ट्रक्चर था, उसी से नाम लिया गया था। नेक्स्ट हमारा मॉडल है रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। So the very first was Thomson's atomic model. He just proposed the simple structure of the atom, that it consists of nucleus that is surrounded by the positive charge all sphere, and to manage that positive charge it contains electrons that exhibit the negative charge. नेक्स्ट हमारा जो मॉडल आएगा वो कौन सा है? रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल,
एटॉमिक मॉडल। रुदरफोर्ड ने क्या किया था कि जो हमारी पर्टिकुलर एनर्जी शेल्स है उसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है, अगर उसको हम एक लीड ब्लॉक में रखेंगे, ठीक है, ये लीड ब्लॉक है, क्लियर। अब अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हम इसके अंदर रखते हैं, ठीक है, और इसको हम सराउंड करेंगे स्लिट्स के साथ, ठीक है। स्लिट्स का क्या मतलब है कि जो स्मॉल स्मॉल रोड्स होंगी, ठीक है, अगर हम उसको इसके साथ सराउंड करते हैं तो जो हमारी सिर्फ मिनिमम जो शॉर्ट बीम ऑफ एक्सरेज है, सिर्फ वही इस लीड ब्लॉक को क्या करेंगी, ट्रेवल करेंगी। और जब ये ट्रेवल करेंगी तब ये किसकी फॉर्म लेंगी, हमारे सर्कुलर पाथवे की, ठीक है। तो इसने जब क्या किया था, जब रुदरफोर्ड को एक्सप्लेन किया, ठीक है, तो सिंपल इसने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बोला कि अगर हम रेडियो आइसोटॉप्स को एक लीड ब्लॉक में रखते हैं, क्लियर, तो उस लीड ब्लॉक में क्या होगा, अगर उसको स्लिट्स के साथ, रोड्स के साथ ऐसे डिजाइन करें कि वो एक पूरा क्लोज एक्सपेरिमेंट क्रिएट करे, तो एक मिनिमम जो सबसे शॉर्ट लेंथ की हमारी बीम ऑफ लाइट होगी, एक्सरे होगा, सिर्फ वही रे जो है वो पास करेगी। और वो जब पास करेगी तो उसका पाथ क्या जाएगा, हमारा सर्कुलर में, ठीक है, वो सर्कल्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद क्या था कि इसने क्या किया कि एक जो अल्फा पार्टिकल्स हैं हमारे, ठीक है, इसने क्या देखा कि जब हमारी रे स्कैटर होगी, ठीक है, जब वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्विंग करना शुरू हो जाएंगी, तो जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो कितना स्कैटर करते हैं, कितना डिवाइड होते हैं, क्लियर। तो रुदरफोर्ड ने जो सिंपली क्या हमें एक्सप्लेन किया था कि जब भी बीम ऑफ लाइट पास करेगी, ठीक है, थ्रू द रेडियो आइसोटॉप, तो वो क्या करेगी, उन अल्फा पार्टिकल्स को डिवाइड करना शुरू कर देंगी और वही अल्फा पार्टिकल्स जो है वो फर्दर बीम ऑफ लाइट के थ्रू बाहर को ट्रेवल करेंगे, क्लियर। अब इसने क्या प्रूव कर दिया कि अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर हो रहे हैं, ठीक है, वो उसके फ्रेगमेंट जो है वो सब डिवाइडेड होंगे। सब डिवीजन के बाद वही जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो हमारे जो लीड पार्टिकल है उसके थ्रू पास होंगे, बट उसने जो एग्जैक्ट एटम का मॉडल है वो नहीं दिया था, क्लियर। इसके मेन फीचर इसने क्या बताए थे, नाउ द मेन रुदरफोर्ड। अब इसके मेन फीचर जो है वो भी दो पार्ट्स के ही रिवॉल्व कर रहे हैं, न्यूक्लियस और हमारे इलेक्ट्रॉन्स। तो इसने मेन फीचर्स के बारे में क्या बोला कि जो हमारा एटम है, ठीक है, एक कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल पार्ट, ठीक है, इसके पास क्या है, एक सेंट्रल पार्ट है जिसको नाम दिया गया था न्यूक्लियस का, ठीक है। सेकंड इसने क्या बात की कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें चार्ज कौन सा प्रेजेंट है, क्लियर। अब जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें कौन सा चार्ज प्रेजेंट होगा, पॉजिटिव, दैट न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इसने क्या बताया कि अगर न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो किस वजह से है, क्यों है, क्लियर। तो इसने इसका रीजन क्या बताया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इट इज ड्यू टू प्रोटॉन, ठीक है, किसकी वजह से है, प्रोटॉन। तो इसने हर एक चीज को क्या किया, आपस में लिंक करना स्टार्ट किया, फाइन। फर्स्ट वन क्या था कि जो हमारा एटम है उसके पास एक सेंट्रल पार्ट है, क्लियर, सेंट्रल पार्ट को किसका नाम दिया, न्यूक्लियस का। अब अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के पास कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, और वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी वजह से है, हमारे प्रोटॉन्स। और नेक्स्ट उसने क्या बोला कि अगर एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिविटी है, तो उस पॉजिटिविटी को भी हमें एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए, न्यूट्रल रखने के लिए कुछ पार्ट चाहिए, क्लियर। उसके बाद में इसने क्या बोला कि ये जो हमारा न्यूक्लियस है, ये जो प्रोटॉन्स हैं वो सराउंड करते हैं, सराउंडेड विथ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, उनके सराउंड क्या है, हमारा नेगेटिव चार्ज। और वो नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्यों, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और वही इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की वजह से जो हमारा एटम है वो इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल होगा, राइट। सो
मेन फीचर्स, सम ऑफ द फीचर्स क्या थे? एटम कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल पार्ट नोन एज न्यूक्लियस. Nucleus consists of a positive charge due to protons, and to maintain the neutral charge of proton, it consists of the electrons that possesses negative charge. अब इसने क्या बोला था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लियर, वो स्टेशनरी नहीं है. ठीक है. अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे? दे कीप ऑन मूविंग. ठीक है, वो अपने ऑर्बिट्स में मूव करते ही रहते हैं, स्टेशनरी नहीं रहते. नेक्स्ट इसने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस है, ठीक है, अगर मान लो ये हमारा माइनर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके अराउंड हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. क्लियर. अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूक्लियस हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, हेल्ड टुगेदर है, तभी तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना पाथ नहीं छोड़ते और इसके सराउंडिंग रिवॉल्व करते रहते, मूव करते रहते हैं. ठीक है. तो उसने क्या बताया कि इनके इन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जो उनको अपना पाथवे चेंज नहीं करने देती. क्लियर. नेक्स्ट इसने क्या बताया था कि मोस्ट ऑफ द जो स्पेस है एटम में, ठीक है, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, वो क्या है? एम्प्टी. ठीक है. अब ऐसा तो नहीं है ना कि ये अगर न्यूक्लियस है हमारा तो इसके साथ में ही एनर्जी शेल्स शुरू हो गए. क्लियर. वो क्लोजली ज्वाइंट नहीं है. ठीक है. तो उसने क्या बोला कि जो मैक्सिमम एरिया है हमारे एटम में बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज एम्प्टी. वो क्या है? खाली. तो ये क्या थे हमारे मेन फीचर्स ऑफ द रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. क्लियर. कौन कौन से थे? लेट्स रिपीट वंस अगेन दैट इट कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल पार्ट नोन एज न्यूक्लियस which is surrounded by the positive charge it holds the field due to protons, and then to maintain the electrical neutrality it also surrounds with a negative charge that named as electrons. Clear. Besides this and apart from this, the atom or the electrons, okay, the nucleus or the electrons are held together by some forces named as electrostatic forces, and the maximum space in atom in between the nucleus and moving electrons is empty. अब अगर इसने कुछ फीचर्स बताए, ठीक है, कुछ बेनिफिट्स बताए, तो इस मॉडल के कुछ फेलियर्स भी थे. फेलियर्स क्या थे कि इसने एग्जैक्ट मॉडल नहीं बताया. ठीक है, कि अगर एटम और इलेक्ट्रॉन्स के, अगर न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन के बीच एम्प्टी स्पेस है तो वो क्यों है? अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है तो वो किस तरीके से एक्ट कर रही हैं? अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो वो किस वे में मूव करेंगे? क्लियर. नेक्स्ट उसने क्या नहीं बताया था कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस है हमारे हाइड्रोजन एटम की, उसको एक्सप्लेन नहीं किया था. दीज आर द मेन फेलियर्स ऑफ रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. नेक्स्ट मॉडल इज बोहर्स मॉडल ऑफ एटम. अब बोहर मॉडल ने क्या किया था? हमें एग्जैक्ट जो स्ट्रक्चर है एटम का उसके साथ कन्फ्रंट करवाया था. क्लियर. अब इसने एग्जैक्ट मॉडल में क्या बताया? जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं कि वो कैसे मूव करेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को इसने एक्सप्लेन किया था. अब इसने क्या बोला था बोहर मॉडल ने कि जो एटम है, ठीक है, वो स्मॉल हेवनली बॉडी है, ठीक है, जिसके पास न्यूक्लियस भी है, जिसके पास मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट है. बट और इसने क्या बोला कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं एक सर्कुलर पाथ में. क्लियर. अब वो जो सर्कुलर पाथ है हमारा वो कैसे ऑर्बिट्स में डिवाइड कर रहा है. ठीक है. और कैसे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, वो थ्रू द ऑर्बिट्स ट्रेवल करेगा. राइट. तो बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम में क्या बोला गया? थर्ड हमारा मॉडल कौन सा था? बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम. ठीक है. अब इसने क्या बोला कि हमारे एटम के पास क्या है? न्यूक्लियस है. ठीक है. इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं. क्लियर. इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है.
अपार्ट फ्रॉम दिस इसने क्या बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो किस में मूव करेंगे, शेल्स में, मतलब अपने ऑर्बिट्स में। क्लियर? तो बोहर ने क्या बोला कि ये जो ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं, उसको हम किसका नाम देते हैं, एनर्जी शेल्स का। क्लियर? और इसने क्या बोला कि ये जो ऑर्बिट है वो कांस्टेंट रहते हैं, ये नहीं है कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाए, सेकंड ऑर्बिट थर्ड में कन्वर्ट हो जाए, नो, दिस इज इम्पॉसिबल। ठीक है? तो इसने क्या बोला था कि जो शेल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, they always remain constant, that's why they also known as stationary orbits। क्लियर? स्टेशनरी का मतलब क्या है, जो स्टेबल रहे, ठीक है, जो मूव ना हो। क्लियर? तो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम ने क्या कहा, एटम is a small heavenly body consists of nucleus, electrons and the orbits। ठीक है? ऑर्बिट्स कौन से थे, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन थे। क्लियर? अब इसने क्या बात बोली कि हमारा न्यूक्लियस है और जो ऑर्बिट है, इसको इसने नाम देना शुरू कर दिया कि अगर हम इनको नाम देते हैं एज अ न्यूमेरिकल, ठीक है, एज अ नंबर्स, तो नंबर्स हम कैसे डिफाइन करेंगे, शेल 1, शेल 2, शेल 3। क्लियर? अगर हम इनको नाम देते हैं अल्फाबेटिकली, ठीक है, तो अल्फाबेट से कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे हम, शेल K, शेल L, शेल N एंड सो ऑन। क्लियर? मतलब उसने हमें एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट बता दिया कि हर एक जो शेल है वो किस तरीके से अरेंज है, शेल्स के नेम क्या क्या है, ठीक है, शेल्स मूव करते हैं या नहीं, उनकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, उनका नाम क्या है। क्लियर? अब इसने सेकंड क्या बोला था कि अगर कोई भी एनर्जी, ठीक है, या कोई भी चार्ज फ्लो ना हो तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट तक नहीं जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट उसने क्या एक्सप्लेन किया कि अगर मान लो हमारे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो जब तक उन इलेक्ट्रॉन्स में कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा हमारे ऑर्बिट में, तब तक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो खुद को रिप्लेस नहीं करते। क्लियर? नेक्स्ट उसने क्या बोला था कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूएशन में जो सर्कुलर पाथ है उसमें मूव करेंगे। ठीक है? बट दैट डजंट मीन कि जो एनर्जी का लेवल है वो अप या डाउन होगा। एनर्जी का लेवल अप या डाउन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल पे मूव करेंगे। बट अगर वो कंटिन्यूएशन में अपने ही ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट लेवल ऑफ एनर्जी रिमेन स्टेबल, वो चेंज नहीं होगा, ना ज्यादा होगा ना कम होगा, इट विल रिमेन एज सेम एज इट इज। क्लियर? तो बोहर मॉडल ने जो हमें फीचर्स दिए थे उसमें उसने क्या बोला था, हमें एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बताया। ठीक है? क्या बोला इसने कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने ही ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। क्लियर? और अगर इलेक्ट्रॉन्स अपने ही ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं तो जो उनका एनर्जी लेवल है वो क्या रहेगा, स्टेबल। ठीक है? सो इट एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। नेक्स्ट उसने हमें क्या बताया था कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन एटम का, उसको क्लियरली डिफाइन किया था। ठीक है? उसने क्या बोला कि एक इलेक्ट्रॉन के पास अपना पर्टिकुलर एनर्जी शेल है। ठीक है? और वो उसी एनर्जी शेल में कंटिन्यूएशन में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। क्लियर? थर्ड उसने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है हमारी, उसके बारे में क्लियरली एक्सप्लेन किया था। सो दीज इंडिकेट्स द सक्सेस ऑफ द बोहर्स मॉडल। ठीक है? बस इसमें वीकनेस क्या थी कि उसने टाइम स्पेक्ट्रा नोट नहीं किया। ठीक है? टाइम स्पेक्ट्रा मतलब जो एटम थे जिनके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन था, वो कितने स्पेक्ट्रा में अपनी मूवमेंट कंप्लीट कर रहे हैं, ऑर्बिट कंप्लीट कर रहे हैं, वो उसने नहीं देखा। सेकेंड उसने क्या था, जो मैग्नेटिक इफेक्ट था कि जिसके जरिए ये दोनों चीजें आपस में एक ही जगह पे रिवॉल्व कर रही हैं,
उसको वो एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। क्लियर? सो दीज टू आर द मेन फेलियर्स ऑफ द बोहर्स मॉडल and these are the three models that explain the structure of the atom. First one is Thomson's atomic model. इसमें just क्या बताया गया? He simply said that, he simply proposed that an atom consists of the central body nucleus which is surrounded by the positive sphere, positivity charge, and to maintain that positive charge the electrons are present in that atom. Next क्या था हमारा? Rutherford's atomic model. Rutherford's atomic model में just क्या था? That when pass the beam of light through the lead block, ठीक है, और consist or joined with the plate, उसने क्या बोला कि जो अल्फा पार्टिकल्स है that scattered हो जाएंगे, ठीक है, that go keep on scattering and keep on passing in the form of the circular path. उसके बाद में आया था हमारा बोहर्स मॉडल ऑफ एटम. अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ने क्या बोला था? द एटम इज अ स्मॉल हेवनली बॉडी that consists of a nucleus, electrons and the energy shells. Clear? This is all regarding the structure of the atoms. Next क्या आएगा हमारा कि जो हमारी रेडियो एक्टिविटी है हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं. अब हमारी रेडियो एक्टिविटी को कैसे मेजर करेंगे? जस्ट इससे कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो चार्ज का फ्लो है वो हो रहा है या नहीं. अगर तो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है, दैट मीन्स कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो पॉजिटिव है, और अगर चार्ज फ्लो नहीं करेगा दैट मीन्स कि जो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस है वो नहीं हो रहा. तो सबसे पहला हमारा क्या है? गीगर मूलर काउंटर्स. गीगर मूलर काउंटर. क्लियर? इसने क्या किया? इसने सिर्फ एक मतलब ग्लास शील्ड लिया पूरा, ठीक है, उस ग्लास शील्ड को इसने कनेक्ट कर दिया था हमारे एनोड के साथ और कैथोड के साथ. क्लियर? अब जब इसने ग्लास शील्ड लिया, उसको कनेक्ट कर दिया एनोड और कैथोड के साथ, तो इसने आर्गन गैस को रखा उसके अंदर, ठीक है. किसको रखा? आर्गन गैस को रखा अबव द प्रेशर ऑफ 0.1, ठीक है. 0.1 एटम के प्रेशर से अबव किसको किया? आर्गन को, ठीक है. और जो इलेक्ट्रिक वोल्टेज रखी थी वो कितनी रखी थी? 1000 to 2000 वोल्टेज. क्लियर? फिर इसने क्या देखा कि अगर कोई रेडिएशन फिर इसने क्या नोटिस किया कि रेडिएशन पास हो रही है, ठीक है. अगर रेडिएशन पास होगी तो क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक करंट है हमारा वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम द वायर, ठीक है. और अगर कोई भी जो हमारी चार्ज है, कोई भी एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी है, अगर वो पास नहीं हो रही तो दैट मीन कि आयनाइजेशन जो है वो स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है. जिसकी वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो पॉसिबल नहीं होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास नहीं होगी. इन सिंपल लैंग्वेज ग्रीगर मूलर्स काउंटर में क्या है, ये कैसे मेजर करेगा रेडियो एक्टिविटी को? थ्रू द पैसेज ऑफ रेडिएशन, ठीक है. इसके अकॉर्डिंग क्या था? इफ रेडिएशन pass through the glass then क्या होगा? It initiates the ionization process, ठीक है. जो आयंस का ट्रांसफर का प्रोसेस है, आयनाइजेशन का प्रोसेस है, वो इनिशिएट हो जाएगा. और जैसे ही हमारा आयनाइजेशन का प्रोसेस इनिशिएट हुआ तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, स्टार्ट टू फ्लो, ठीक है, वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. क्लियर? रादर ऑन द अदर साइड, इफ देयर इज नो रेडिएशन, ठीक है, इफ नो रेडिएशन पास थ्रू द ग्लास, नो इनिशिएशन ऑफ आयनाइजेशन प्रोसेस एंड देयर इज नो पासेज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो थ्रू इट. क्लियर? नेक्स्ट हमारा मेथड था आयनाइजेशन चैम्बर. तो आयनाइजेशन चैम्बर का भी प्रोसेस सिमिलर था टू द ग्रीगर मूलर्स काउंटर. उसने भी क्या किया
तो जो दोनों एंड्स थे हमारे, ठीक है, दोनों एंड्स पे उसने क्या किया, इलेक्ट्रोड्स को अटैच करना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे ही उसने रेडिएशन को पास किया तो उसने क्या देखा कि जो ऑपोजिट चार्ज है वो ट्रैक कर रहा है, ठीक है। जो ऑपोजिट चार्ज है हमारा पॉजिटिव चार्ज है, उसी वजह से क्या होगा, जो करंट है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है वो फ्लो करना शुरू हो जाएगा। क्लियर। अब फर्स्ट क्या देखा था कि जो रेडिएशन का पासेज है कि वही रेडिएशन क्या कर रही हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में हेल्प करेंगी, इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने में हेल्प करेंगी। सिमिलरली जो हमारा सेकंड था उसमें भी क्या था कि जो रेडिएशन का पासेज है, इट मेक एनेबल्स टू द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू दैट सर्किट। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है कि क्लिनिकल यूज क्या है हमारे आइसोटॉप्स की, ठीक है। हमने रेडियो आइसोटॉप्स का पढ़ते, यूरेनियम हो गया, ठीक है, हमारा आर्गन हो गया, बट इन सब की यूज क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम नर्सिंग में। अब देखो न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या है कि बहुत सारे ऐसे हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें रेडियो आइसोटॉप्स का यूज किया जाता है, ठीक है, जिसमें डाइस का यूज किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की जैसे हम फोटोस्कोपी करते हैं, ठीक है, या मतलब क्या होता है कि अगर हम प्रोटॉन्स का यूज करते हैं, ठीक है, रेडियो आइसोटॉप्स का यूज करेंगे स्कैनिंग के थ्रू, ताकि हमें एक्चुअल में विजुअलाइजेशन हो जाए, ठीक है, हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर की, वो भी किससे पॉसिबल है, हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स से पॉसिबल है, राइट। अगर ट्यूमर है, ठीक है, कीमोथेरेपी देते हैं, उसमें भी क्या है, रेडियो आइसोटॉप नाम की थेरेपी यूज होती है, ठीक है, जिसमें रेडियो आइसोटॉप्स को, यूरेनियम को हम यूज करते हैं, ठीक है। वो किसके लिए किया जाता है, थेराप्यूटिक पर्पस के लिए। क्लियर। वो थेराप्यूटिक पर्पस क्या होगा कि जो हमारे ट्यूमर सेल्स हैं, जो हमारे कैंसरल सेल्स हैं, हम उनको कंप्लीटली इरोड कर सके, ठीक है, बाहर इजेक्ट कर सके, हमारे टिश्यूज हैं, ठीक है, उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज होगा। तो जो मेजरली हमारी यूज आता है न्यूक्लियर फिजिक्स का, वो सब डिवाइडेड हो जाता है 2 पार्ट्स में, और वो फर्स्ट पार्ट हमारा काम कौन सा होगा, डायग्नोस्टिक पर्पस, ठीक है। सेकेंड पार्ट हमारा कौन सा होगा, थेराप्यूटिक पर्पस, ठीक है। अब डायग्नोस्टिक पर्पस में क्या आएगा, सिंपली वो चीजें जो हम डायग्नोज करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है, जो हमें क्या प्रोवाइड करेंगी, हमारी बॉडी की विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करेंगी, विजुअलाइजेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जो हमारी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनको विजुअलाइज करने के लिए जो मेथड यूज होगा विद द हेल्प ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स, वो कौन सा जाएगा, हमारा डायग्नोस्टिक पर्पस में। ऑन द कॉन्ट्ररी थेराप्यूटिक में क्या है, यूज ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स। जब हम रेडियो आइसोटॉप्स का यूज करते हैं इन ऑर्डर टू किल द ट्यूमर सेल्स, ठीक है, जो हमारी बॉडी में ट्यूमर सेल्स प्रेजेंट है उनको किल करने के लिए, वो प्रोसेस हमारा किसमें आएगा, थेराप्यूटिक पर्पस। तो न्यूक्लियर फिजिक्स का मेन एजेंडा क्या है कि जो हमारे बॉडी को हार्म करने वाले सेल्स हैं हम उनको खत्म कर सके, ठीक है। सेकेंड वन क्या है कि हम स्कैनिंग करके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज करके, अगर एक्स्ट्रा सेल ग्रोथ हो रही है, ठीक है, किसी चीज की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो उसको हम इजीली विजुअलाइज कर सके। क्लियर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स इन नर्सिंग, कि नर्सिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या यूज है। अब सिंपल सी बातें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आएगा, द स्ट्रक्चर दैट यूजेस द इलेक्ट्रिक करंट टू ऑपरेट, ठीक है, जो ऑपरेट करने के लिए खुद को क्या यूज करेगा, हमारी इलेक्ट्रिक करंट की यूज करेगा, ठीक है। सो द टॉपिक नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक्स इन नर्सिंग। अब इसमें सिंपल सी बात है कि अगर वर्ड इलेक्ट्रॉनिक है तो उसमें क्या आएगा, हमारा जो हम इक्विपमेंट का यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो डायग्नोस्टिक मशीन्स यूज हो रही हैं, जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन को डिटेक्ट करने के लिए मशीन यूज हो रही है, वो क्या आएंगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इन नर्सिंग में। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले कौन सा यूज होता है, हमारा थर्मामीटर, ठीक है। अब इस थर्मामीटर को जो एक्चुअल में नेम है वो क्या दिया गया है, हमारा थर्मियोनिक थर्मामीटर, थर्मियोनिक थर्मामीटर, ठीक है। इस थर्मामीटर में क्या है कि
हमारी दो जो वायर्स हैं वो कनेक्ट की जाती हैं, ठीक है। दो वायर्स ईच एंड से कनेक्ट होंगी, जो हमारी एक लीड होगी वो क्या देगी, जो एक्चुअल मेजरमेंट है हमारा टेम्परेचर का, ठीक है। ये क्या काम करेगी कि जो टेम्परेचर है उसको कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है, जो देन क्या होगा, एक मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके अपनी एग्जैक्ट जो रीडिंग है वो प्रोवाइड करेगा। जो दूसरी है वो क्या रहेगी कि जो हमारी बॉडी का लोअर टेम्परेचर है, ठीक है, या उस मशीन के अकॉर्डिंग जो लोअर टेम्परेचर हमने सेट किया हुआ है वही हमें बताएगी, ताकि हम इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको मेजर कर सकें। क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो सिंपल मशीन आएगी वो क्या है, पेशेंट मॉनिटर। पेशेंट मॉनिटर, एज द नेम इंडिकेट्स पेशेंट मॉनिटर। पेशेंट का मतलब क्या है कि वो क्लाइंट जो अपनी डिजीज कंडीशन के साथ हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, राइट, द क्लाइंट हु एडमिटेड इन द हॉस्पिटल फॉर द थेराप्यूटिक पर्पसेस, वो क्या है हमारा पेशेंट। और मॉनिटर करने का क्या मतलब है, कंडीशन को असेस करना, ऑब्जर्व करना। क्लियर। तो अब हमारे हॉस्पिटल्स में क्या छोटे छोटे मॉनिटर लगाए जाते हैं, क्लियर, उनको क्या बोलते हैं, पेशेंट मॉनिटरिंग मशीन। वो मॉनिटर्स जो हैं वो क्या करेंगे कि अपने इलेक्ट्रिक करंट को, जो इलेक्ट्रिक रीडिंग आएगी उसको इन द नंबर्स और इन द वेव्स चेंज कर देते हैं, ठीक है। और ये जो पेशेंट मॉनिटर है वो हमें किसकी रीडिंग देंगे, पल्स, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ठीक है। जो मेन क्या है कि पेशेंट के जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उनको बताने में हेल्प करते हैं। क्लियर। इनका मेन काम क्या है कि जो ट्रांसड्यूसर्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, फिजियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, उसको इलेक्ट्रिक चार्ज में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर। वही जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है खुद को नंबर्स और वेव्स में कन्वर्ट करके मॉनिटर की जो डिस्प्ले है उस पर पूरा का जो रिजल्ट है वो रिप्रेजेंट करेगी, डिस्प्ले करेगी। नेक्स्ट सिमिलरली हमारे आते हैं माइक्रोस्कोप, ठीक है, ऑसिलेटर्स। तो माइक्रोस्कोप का भी काम क्या है, जिसमें हम मिन्यूट से मिन्यूट जो हमारा पार्टिकल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको हम मैग्नीफाई करके देख सकें, ठीक है, सो दैट वी कैन क्लैरिफाई द डायग्नोसिस, की जो डायग्नोसिस है, जो कॉजेटिव एजेंट है उस इन्फेक्शन का, उस डिजीज का, उसको क्लैरिफाई कर सके। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉनिक नर्सिंग में जस्ट क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, ठीक है, उसको हमने कैसे यूज करना है, वो क्या क्या रीडिंग देंगे। क्लियर। और ईसीजी है, ईईजी है, सीटी स्कैनिंग है, एमआरआई स्कैनिंग है, अल्ट्रासोनोग्राफी है, ठीक है। तो इसमें सारे की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स ही हमारी एग्जिस्ट आएंगी कि कैसे वो अपनी रीडिंग्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करके उसके बाद अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले करके जो इंफॉर्मेशन है, करेक्ट डाटा है, वो सप्लाई करती हैं। So this is all regarding to this lecture. So today we have discussed about the model of the atoms, ठीक है, the structure of the atoms. Now उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, the strategy used to measure the radioactivity, the importance of the radioactivity in nursing, and then electronics in nursing. So this is all for today's lecture. Thank you so much for having your precious time here.